Assalamu alaikum dear students. How are you? I welcome you all. Today we are going to discuss the topic industrialization in the colonies. This is the topic taken from the chapter The Age of Industrialization. तो dear students, last lectures में हमने discuss किया industrialization in Britain and then other parts of the world, especially in the European world. तो हमने ये भी डिस्कस किया इंडस्ट्रियलाइजेशन होती क्या है और फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन किसको बोलते हैं दैट बिगेन in 1750s and continued up to the 1850s. Then later on we also discussed about the second phase of industrialization or second industrial revolution that began in 1850s and continued up to the 1950s and onwards. We also discussed about the life of workers as well as the early factories and the pace of industrialization in Victorian Britain. तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने जो भी इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस के बारे में डिस्कस किया था वो सब कुछ हमने ब्रिटेन और जो यूरोपियन कंट्रीज़ थी उनके बारे में डिस्कस किया। तो जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ती गई वहाँ पे वैसे वैसे मार्केट एक्सटेंड करने की ज़रूरत पड़ी, वैसे वैसे रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ी। तो जो इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रिटेन से स्टार्ट हो गई वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ यूरोपियन वर्ल्ड पहुँच गई और 20th सेंचुरी में फिर एशियन वर्ल्ड तक पहुँच गई। तो इस तरह से जो पहली पहली इंडस्ट्रीज़ बनी वहाँ पे ज़्यादातर लोग काम करते थे इंस्टेड ऑफ मशीन्स, क्योंकि मशीन्स का जो रेपियर था, इन्वेस्टमेंट था, प्लेसमेंट थी, वो काफ़ी कॉस्टली थी। तो इसी तरह से बहुत सारे लोग अभी भी प्रेफर कर रहे थे हैंडमेड गुड्स। सिमिलरली हमने ये भी देखा कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ जो सीजनल थी जहाँ पे कुछ महीने ही काम होता था तो वहाँ पे मशीन्स की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए हैंड लेबर को प्रेफर किया गया। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारा जो टॉपिक था वो क्लियर हो गया अबाउट इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द ब्रिटेन। लेकिन एक और बात जो यहाँ पे क्लियर कर दूँ मैं, वो ये कि जहाँ एक साइड से जो पुरानी इंडस्ट्रीज़ थी, छोटी बड़े इंडस्ट्रीज़ थी जिनको हम कारखानास कहते हैं, वर्कशॉप्स कहते हैं, वो डिक्लाइन होने लगी ब्रिटेन में या फिर यूरोपियन वर्ल्ड में। वहीं दूसरी तरफ बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ आने लगी और इस तरह से एक एक फेज़ ख़त्म होता गया और दूसरा फेज़ आता गया। तो साइन ऑफ डेवलपमेंट हम कहेंगे इस चीज़ को। सो इन ब्रिटेन एंड इन यूरोपियन कंट्रीज़ द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज द साइन ऑफ डेवलपमेंट। नाउ लेट अस टर्न टुवर्ड्स द कॉलोनीज़। तो किस तरह से कॉलोनीज़ का जो कॉलोनीज़ में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन थी वो किस तरह से स्टार्ट हो गई और इनमें हम खास तौर पे डिस्कस करेंगे इंडिया के बारे में। तो डियर स्टूडेंट्स, before turning towards the industrialization in the colonies, now let me discuss about some phases of industrialization. 1600 से लेकर 1750 तक, 1600 से लेकर 1750 तक जो ब्रिटेन था वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ तो नहीं थी, यानी छोटे छोटे कारखाने हुआ करते थे जो मार्केट की डिमांड्स को पूरा नहीं कर पाते थे। तो इस वजह से बहुत सारी यूरोपियन कंपनीज़ कॉलोनीज़ की तरफ चल पड़ी या फिर नई कंट्रीज़ की तरफ चल पड़ी, सी वॉग्स जिनको हम बोलते हैं, समंदरी रास्ते ढूंढना। एंड यू मे रिमेंबर द डिस्कवरी ऑफ सी रूट्स बाय द वास्को डिगामा एंड व्हाट वी कैन से कोलंबस, क्रिस्टोफर कोलंबस। तो जैसे ही इन सी रूट्स को फाइंड किया गया, उससे पहले क्या था, उससे पहले जो यूरोपियन वर्ल्ड था ये डिफरेंट फॉर फ्लंग कंट्री से या हम कहेंगे डिस्टेंट कंट्री से जो दूर थी बहुत, वहाँ से लैंड रूट्स के थ्रू अपनी जो मार्केट है उनकी डिमांड्स फुलफ़िल करते थे। वो कैसे? से फॉर एग्जांपल इंडिया since ancient times used to export number of manufactured goods, especially the cotton textiles, spices, as well as the woolen textiles। तो वो एक्सपोर्ट कर रहा था और ये सारी चीज़ें बनती थी टाउन्स में, विलेजेस में। उनको कलेक्ट किया जाता था, तैयार होने के बाद फिर ले जाया जाता था कारवान्स के थ्रू या बंजारास जिनको आप कहते हैं, वो ले जाते थे एक जगह से दूसरी जगह। फिर इंटरनेशनल ट्रेडर्स उनको ले जाते थे, तो डिफरेंट एरियाज़ में ये पहुंच जाता था, जैसे पंजाब से लेकर अफ़गानिस्तान तक, अफ़गानिस्तान से ईस्टर्न पर्शिया, ईस्टर्न पर्शिया से सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया से यूरोप। तो ये एक लंबा सा रूट हुआ करता था जिनको हम नॉर्मली जो नाम देते हैं, दीज आर कॉल्ड सिल्क रूट्स। सिल्क रूट इसलिए क्योंकि इन रूट से ज़्यादातर ये सिल्क के प्रोडक्ट्स एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, मोस्टली फ्रॉम द ईस्टर्न वर्ल्ड टू द वेस्टर्न वर्ल्ड।
लेकिन बाद में जब सी रूट्स डिस्कवर किए गए तो समंदरी रास्ता यूज़ किया गया थ्रू शिप्स, एंड शिप्स वर यूज्ड। तो वैसली शिप जहाँ पे वेट करता है, शिप जहाँ पे रुकता है, दैट्स कॉल्ड पॉट। और इस तरह से नई पॉट सिटीज़ डेवलप होने लगी 18th सेंचुरी में, या वी कैन से लेट 17th सेंचुरी। तो इन पॉट्स में हिंदुस्तान में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिनको हम बोलते हैं सूरत पॉट इन गुजरात, या मसलीपट्टनम इन कोरामंडल कोस्ट, इसी तरह से हुगली इन बंगाल। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटीज़ थी जो डेवलप हो गई विद द कमिंग ऑफ यूरोपियंस। तो जैसे जैसे यूरोपियंस आते गए, वैसे वैसे नई पोर्ट सिटीज़ इमर्ज होती गई। तो जैसे ही ये पोर्ट सिटीज़ इमर्ज हो गई, अब समंदर के रास्ते से शिप्स के ज़रिए ये इंडियन टेक्सटाइल्स जो फिनिश्ड होती थी, जिनको बनाया जाता था विलेजेस में, टाउन्स में, रूरल एरियाज़ में, और फिर ये पहुंच जाती थी सिटीज़ में, सिटी से पॉर्ट सिटी में, पॉर्ट सिटी से फिर बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ या डिफरेंट कंट्रीज़ में पहुंच जाते थे। तो ये ट्रेंड कंटिन्यू चलता रहा 1750s तक। लेकिन 1750s के बाद थोड़ी सी चेंज आ गई, वो चेंज भी हम डिस्कस करेंगे आहिस्ता आहिस्ता। तो यहाँ हमने देखा कि इंडिया सिर्फ मॉडर्न टाइम्स में या ब्रिटिश टाइम पे एक्सपोर्ट नहीं कर रहा था कॉटन टेक्सटाइल, बल्कि मिडिवल टाइम्स में, मुग़ल टाइम्स पे भी ये एक्सपोर्ट हो रहा था। और यहाँ तक कि मुग़ल नोबल्स, मुग़ल जो प्रिंसेस होते थे, मुग़ल रूलर्स इवन, वो अपना पैसा इन्वेस्ट करते थे शिपिंग के लिए, वो अपना पैसा इन्वेस्ट करते थे इस ट्रेड के लिए, और इसमें काफ़ी प्रॉफिट होता था। तो यहाँ तक कि औरंगज़ेब, दारा शकू या औरंगज़ेब की जो बहनें थी, तो वो भी इस ट्रेड में पार्टिसिपेट करते थे। तो पता चलता है कितना वास्ट और कितना एक्सटेंसिव था ये इंटरनेशनल ट्रेड जो इंडिया सिंस एंशिएंट टाइम से करता आ रहा था। तो इस ट्रेड में कुछ चेंज आई 18th सेंचुरी में, ख़ास तौर पे 1750 से। वो चेंज हम आज डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको नज़र आएगा बिफोर द एज ऑफ मशीन इंडस्ट्रीज, सिल्क एंड कॉटन गुड्स फ्रॉम इंडिया डोमिनेटेड द इंटरनेशनल मार्केट इन टेक्सटाइल्स। कॉर्सर कॉटन्स यानी बहुत ही साफ़ कॉटन, जिसको काफ़ी डिमांड, जिसकी काफ़ी डिमांड थी इंटरनेशनल मार्केट में, वर प्रोड्यूस्ड इन मेनी कंट्रीज़, बट द फाइनर वेराइटीज़ ऑफन केम फ्रॉम इंडिया। Armenian and Persian merchants took the goods from the Punjab to Afghanistan, Eastern Persia, and Central Asia. Bales of fine textiles were carried on carried on camelback via the northwest frontier through mountain passes across the deserts. So, a vibrant sea trade operated through the main pre-colonial ports. Surat on the Gujarat coast connected India to the Gulf and Red Sea ports. Machilipatnam or Machilipatnam, it's also known as, on the Coromandel coast, and the Hooghly in Bengal had trade links with the Southeast Asian ports. यहाँ पे आपको ये पॉट सिटीज़ की लिंक्स नज़र आएंगी, कहाँ कहाँ किस किस के साथ जुड़ी हुई है। तो इससे पता चलता है कितना ट्रेड हो रहा था लेट मिडिवल टाइम्स में भी, मिडिवल टाइम्स में, लेट मिडिवल टाइम्स में, या फिर हम कहेंगे अर्ली ब्रिटिश रूल में। लेकिन 1750s के बाद चेंजेस आई, वो चेंज डिस्कस करेंगे। आपको याद होगा 1600 के ऑनवर्ड्स बहुत सारी यूरोपियन कंपनीज हिंदुस्तान आई ट्रेड करने के लिए, जिनमें सबसे पहले पुर्तगीज़ थे, फिर डचस थे, फिर डेन्स थे, ब्रिटिशर्स आए, फिर फ्रेंच आए। तो इस तरह से एक एक करके बहुत सारी यूरोपियन कंपनीज यहाँ पे आई। तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, पुर्तगीज़, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ये सारी जब हिंदुस्तान आई, इनका पहला मकसद था, पहला ऑब्जेक्टिव था ट्रेड। और ट्रेड किन चीज़ों का? ओबेसली इन्हीं चीज़ों का जिनको हम बोलते हैं टेक्सटाइल्स। तो ब्रिटेन में या इंग्लैंड की हम बात करें, इंग्लैंड की वीमेन को हिंदुस्तान का ये टेक्सटाइल, हिंदुस्तान के क्लॉथ्स इतने पसंद थे कि 1770s में उनको यूज़ करने पे फ़ाइन लगाया गया। वीमेन वर रेडी टू पे फाइन बट नॉट डिनाई टू यूज़, वी कैन से, इंडियन टेक्सटाइल्स। तो उन्होंने फ़ाइन देना बर्दाश्त किया, लेकिन जो हिंदुस्तानी कपड़ा था उसका इस्तेमाल बंद नहीं किया। इससे पता चलता है कितना इम्पोर्टेंट था ये हिंदुस्तानी कपड़ा। तो जब तक ब्रिटेन में इंडस्ट्रीज़ नहीं थी, तब तक ज़्यादातर जो सप्लाई आती थी वो डिफरेंट वास्ट रीजन से आती थी, या हम कहेंगे डिस्टेंट प्लेसेस से आती थी, स्पेशली फ्रॉम इंडिया। तो इंडिया between 1600 and 1750 used to export cotton and woolen textiles to the we can say world market.
ये एक्सपोर्ट कर रहा था कॉटन टेक्सटाइल्स। अब ये कॉटन टेक्सटाइल्स कैसे प्रोड्यूस हो रहे थे हिंदुस्तान में बिफोर वी कैन से बिफोर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। So, a variety of Indian merchants and bankers were involved in this network of export trade, financing production, carrying goods and supplying exports. Supply merchants linked the port towns to the inland regions. They gave advances to weavers, procured the woven cloth from weaving villages and carried the supply to the ports. At the port, the big shippers and export merchants had brokers who negotiated the price and bought goods from the सप्लाई मर्चेंट्स एंड ओपनिंग ऑपरेटिंग द इनलैंड। अब इस चीज़ को देखिए, आपको याद होगा मैंने एक टाइम पे आपको पढ़ाया था पुटिंग आउट सिस्टम, या हम जिसको हम दादनी सिस्टम भी कहते हैं। इसमें क्या होता था, एक मर्चेंट नॉर्मली या तो टाउन का होता था या फिर रूरल एरिया का ही कोई भी हो सकता था। जब हम बात कर रहे हैं इंडिया की, तो इंडिया की बात करें, यहाँ पे जो मर्चेंट मर्चेंट होता है जो एक से ख़रीदता है दूसरे को बेचता है। तो डिफरेंट चीज़ें इसमें, फूड ग्रेन्स भी हो सकती है, इसमें टेक्सटाइल्स भी हो सकते हैं, इसमें परफ्यूम्स भी हो सकते हैं, इसमें स्पाइसेस भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो वो एक से ख़रीदते थे दूसरे को बेचते थे। तो ये मर्चेंट्स नॉर्मली या तो टाउन्स में रहते थे या फिर विलेज एरियाज़ में, रूरल एरियाज़ में, लोकेलिटी में रहते थे। तो ये क्या करते थे, एडवांस में आर्टिजन्स को, क्राफ्ट्समैन को, पीजेंट्स को, कल्टिवेटर्स को पैसा देते थे। तो पैसा देने के बाद जो भी आर्टिजन क्राफ्ट्समैन को चीज़ें ज़रूरत है, रॉ मटेरियल ज़रूरत है, वो ख़रीद लेता था मार्केट से। घर में बैठ के अपनी फैमिली के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ एक जगह पे बैठ के ये काम करते थे। काम करने के बाद जब ये कपड़ा तैयार होता था, फिर ये मर्चेंट को दिया जाता था। मर्चेंट इसको पहुंचाता था मार्केट में, यानी सिटी में। सिटी से ये पहुंच जाता था ट्रेडर के थ्रू थ्रू पोर्ट सिटीज़ में। पोर्ट सिटीज़ से ये पहुंच जाता था शिप्स के थ्रू डिफरेंट कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड। तो ये प्रोसीजर था जिसमें सारे लोग अर्न करते थे। लॉन्ग चेन हुआ करती थी फ्रॉम कल्टिवेटर टू दी वी कैन से ट्रेडर। तो इसमें बैंकर्स भी काफ़ी रोल प्ले करते थे। बैंकर्स हम उनको बोलते हैं जो मनी लैंड करते हैं, यानी जो मनी कर्जे पे देते हैं, सूद पे देते हैं। जैसे आपने सुना होगा महाजनस, जैसे आपने सुना होगा बनियाज। तो इस तरह के लोग अक्सर हिंदुस्तान में पैसा देते थे। किन लोगों को, आर्टिजन्स को देते थे, क्राफ्ट्समैन को देते थे, मर्चेंट्स को देते थे, या जो भी उनके पास आता था। तो जैसे जैसे इस इंटरनेशनल मार्केट में हिंदुस्तान के टेक्सटाइल्स की डिमांड बढ़ी, वैसे वैसे एक कल्टिवेटर जो कभी पार्ट टाइम में जॉब करता था, अब वो फुल टाइम में इन्वॉल्व होने लगा। तो ये सोचकर कि उसकी जो ये प्रोडक्शन है उससे ज़्यादा कमाएगा, तो ओबियसली कमाता भी था। अब कमाने का देखिए फ़ायदा क्या था, जैसे जैसे यूरोपियन कंपनीज़ हिंदुस्तान आई बहुत सारी, तो इंडिया का जो मार्केट था, इंडियन टेक्सटाइल्स का जो मार्केट था, वो काफ़ी एक्सपेंड हो गया। मान लीजिए फ्रांस से कोई आया तो फ्रांस मार्केट बन गया, पुर्तगाल से कोई आया तो पुर्तगाल मार्केट बन गया, ब्रिटेन से कोई आया तो ब्रिटेन मार्केट बन गया, डेनमार्क से कोई आया तो डेनमार्क मार्केट बन गया। इस तरह से जिस जिस कंट्री से भी यूरोपियन कंपनीज़ आई, वो हिंदुस्तान का मार्केट बन गया। तो इस मार्केट में जैसे जैसे डिमांड बढ़ती गई, वैसे वैसे हिंदुस्तान के लोग, वैसे हिंदुस्तान के आर्टिजन्स, क्राफ्ट्समैन, मर्चेंट्स, ट्रेडर्स, बैंकर्स जो भी थे, वो इस ट्रेड में ज़्यादा इन्वॉल्व होने लगे। यहाँ तक कि कल्टिवेटर्स ने अपनी ज़मीनें है ना किसी और को कल्टिवेट करने के लिए दे दी, या हम कहेंगे वो उसको क्या बोलते हैं, उसको क्रॉप शेयरिंग सिस्टम। क्रॉप शेयरिंग सिस्टम में क्या होता है, अपनी लैंड हम किसी दूसरे को देते हैं, वो उसको कल्टीवेट करता है, जो भी प्रोड्यूस होता है उसका शेयर होता है, एक उस कल्टीवेटर को जो कल्टीवेट कर रहा है, दूसरा वो जिसने कल्टीवेशन के लिए दिया, यानी मालिक और कल्टीवेटर के बीच में। तो कल्टीवेटर्स ने क्या किया, अपनी ज़मीनें कर दी, अपनी ज़मीनें दूसरों को दे दी कल्टीवेशन के लिए, और खुद इस काम में एंगेज होने लगे। क्योंकि मोस्ट ऑफ द विलेजर्स, मोस्ट ऑफ द रूरल पीपल आर वी कैन से दे आर मोस्टली द स्किल्ड पर्सनस। तो उनका ये काम होता है पार्ट टाइम में ये सारे काम करना, क्योंकि कल्टीवेशन थ्रू आउट ईयर नहीं होती है, कुछ टाइम होता है जिसको हम लेजर टाइम कहते हैं, जिसमें हम कोई भी काम कर सकते हैं। तो ये लोग ऐसा ही आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स का काम करते थे, और मोस्टली जो टेक्सटाइल्स थी वो प्रोड्यूस होती थी। तो इसमें वी मैन, चिल्ड्रन, मैन सारे एंगेज हुआ करते थे, और इस तरह से अपना काम चलता था 1750s तक का, जहाँ तक हम ये बात करें। लेकिन जब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान में अपना रूल एस्टैब्लिश करने लगी, तो उसकी वजह से कुछ चेंज आ गई। देखते हैं कैसे। जब 1600 में
इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन से निकली तो उसको ये कहा गया कि ब्रिटेन से कोई भी और कंपनी आपकी कंपटीटर नहीं बनेगी। लेकिन जब वो हिंदुस्तान आए तो उन्होंने मिसकंसेप्ट इसको किया। मिसकंसेप्ट का मतलब क्या होता है, वो समझने लगे कि सिर्फ हमको ये हक दिया गया है कि हम इंडिया के साथ ट्रेड करेंगे, हम ईस्ट में ट्रेड करेंगे। फिर फ्रेंच क्यों आए, डच क्यों आए, पुर्तगीज़ क्यों आए, डेन्स क्यों आए, ये क्यों आए, इनको तो हमारे साथ कुछ भी नहीं है। तो पहला ऑब्जेक्टिव इनका बनने लगा टू एक्सपेल द कंपिटिटर्स फ्रॉम द ट्रेड। वो चाहते थे कोई भी हमारे अलावा इंडिया में ट्रेड ना करे। तो इसके लिए क्या हुआ, वॉर्स हुए, जैसे आपको याद होगा एंग्लो फ्रेंच वॉर्स। तो एंग्लो फ्रेंच वॉर्स बिटवीन इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया, दिस वर कॉल्ड एंग्लो फ्रेंच वॉर्स। इसी तरह से पुर्तगीज़ के साथ वार्स हुए, इसी तरह से जो डच थे उनके साथ वार्स हुए। तो जैसे जैसे ये वॉर्स होते गए वैसे वैसे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन कॉम्पिटिटर्स को डिफीट करती गई, और जैसे जैसे डिफीट होती गई वैसे वैसे प्रॉब्लम बढ़ती गई। देखिए प्रॉब्लम क्या है, 5 कंपनीज फॉर एग्जांपल आ गई हिंदुस्तान, और आर्टिजन्स के पास अपनी उनकी चीज़ें खरीदने के लिए। तो एक आर्टिजन के पास 5 चॉइसेस है, वो किसको बेचेगा, जो रेट ज़्यादा देगा वही उसी को बेचा जाएगा। लेकिन ज़रा सोच लीजिए, अगर सामने सिर्फ एक ही कंपनी है, खरीदने वाला एक ही है और बायर्स बहुत है, तो अगर खरीदने वाला एक है और सेलर्स बहुत सारे हैं, तो सोच लीजिए वही रेट फिक्स करेगा जो ये खरीद रहा है। मैं एग्जांपल के तौर पे बोल दूं, यू आर स्टूडेंट्स, अगर आप यूनिफॉर्म खरीदने जा रहे हैं मार्केट में 10 दुकानों पे आपकी यूनिफॉर्म मिल रही है, तो आप किसी भी दुकानदार से खरीद सकते हैं जहाँ पे आपको प्राइस लो होगा। तो यानी कमांड आपके हाथ में है, बारगेनिंग आपके हाथ में। बारगेनिंग होता है तोल मोल करना, कि मैं आपको कितना दूंगा, मैं कितने कितने पे सेटिस्फाई हूँ। लेकिन अगर एक ही दुकान पे आपको ये यूनिफॉर्म मिल जाए तो प्राइस वही देना होगा आपको जो वो दुकानदार करेगा डिसाइड। यही हिंदुस्तान में हुआ। तो जैसे जैसे बाकी कंपनीज यहाँ पे थी, जब तक यहाँ पे बाकी कंपनीज थी, तब तक हिंदुस्तान के आर्टिजन्स को बहुत प्रॉफिट होता था। प्रॉफिट क्यों होता था, वो किसी को भी अपनी मर्ज़ी से बेच देते थे और इस तरह से उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। लेकिन जैसे जैसे ये कॉम्पिटिटर्स फ्रेंच, डच, पुर्तगीज़ हिंदुस्तान से डिफीट खाकर हिंदुस्तान में लॉस होकर वो यहाँ से निकलने लगे, वैसे वैसे कंट्रोल इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में आने लगा। तो पहला ऑब्जेक्टिव जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का था, इट वाज मोनोपोली ऑफ ट्रेड। Yes, this term should be properly used and even remembered to understand the trade between India and the European world. ये टर्म आप पूरी तरह से याद रखेंगे, मोनोपोली ऑफ ट्रेड। मोनोपोली ऑफ ट्रेड का मतलब क्या होता है, सोल राइट, SOLE, सोल राइट टू हैव अ ट्रेड। सोल राइट मतलब होता है सिर्फ मुझे हक है ट्रेड करने का और किसी और को नहीं। तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सिर्फ ये कहा गया था कि ब्रिटेन से कोई कंपनी नहीं आएगी, लेकिन उन्हें मिसकंसेप्ट हुआ कि यूरोप से कोई कंपनी नहीं आएगी। इस वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए बिटवीन इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द अदर कंपनीज। तो 1780s तक ये कॉन्फ्लिक्ट चलता रहा।